हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की भूगोल की क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी की संरचना। तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा हमारा, देखो ये भारत की भूआकृतिक विशेषताओं में अधिक विविधता पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसकी संरचना अत्यंत जटिल है। कैसी है इसकी संरचना? अत्यंत जटिल है। यहाँ सभी कल्प और काल की संरचना में पाए जाते हैं। यहीं सभी कल्प और काल की संरचना में पाए जाते हैं। यहाँ एक उत्तर में नवीन गगनचुंबी पर्वतमालाएं हैं और दूसरी ओर दक्षिण में अति प्राचीन कठोर चट्टानों वाले पठार। इन नवीन पर्वत एवं प्राचीन पठार के मध्य विशाल समतल मैदान है, जो इसकी धरातलीय विशेषताओं में एक नया आयाम जोड़ देता है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर्वतीय। देखो कौन कौन सा 10.7 भाग पर्वतीय, 18.6 भाग पहाड़ी और 27.7% भाग पठारी। 27.7% भाग जो पठारी तथा शेष 43% भाग मैदानी है। संक्षेप में स्थल आकृति को विशेषताओं की दृष्टि से हम भारत को 4 प्रमुख प्रदेशों में बांट सकते हैं। कौन कौन से में बांट सकते हैं? देखो, एक तो है हमारा ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यह जाएगा हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, उत्तर का बृहत मैदान और उत्तर का तटीय और द्वीप समूह। ये हमारे 4 प्रकार के प्रदेशों में बांट सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके आगे मैं नेक्स्ट लिस्ट बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा 1 मिनट के लिए रुकेंगे हम लोग। इसके आगे नेक्स्ट लिस्ट पढ़ाऊँगा फ्रेंड्स। ये है हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या है हमारा ये? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भूगर्भिक दृष्टि से इन नवीन पर्वतीय श्रृंखलाओं की उत्पत्ति अल्पाइन भूसंचलन का परिणाम है। किसका? अल्पाइन भूसंचलन का परिणाम है, जो नवजीव कल्प कैनियोजोइक में परिघटित हुआ था। चूंकि पर्वत श्रृंखलाएं नवीन हैं, इसलिए सापेक्षिक ऊंचाई अधिक है और अपरदन की क्रिया स्वाभाविक रूप से तीव्र होती है। यही कारण है कि यहाँ गहरी घाटियाँ, अनेक पर्वतीय अपर्दित स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर इस क्षेत्र को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो 3 भाग कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा हमारे देखो सबसे पहला कौन सा हमारा? सबसे पहला हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय और तीसरा हमारा पूर्वांचल हिमालय। ओके फ्रेंड्स, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो इसके बारे में पहला है हमारा कौन सा? पहला हमारा ट्रांस या तिब्बत हिमालय। इसको बोलते हैं ट्रांस या तिब्बत हिमालय। यह महान हिमालय उत्तर में उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ है? पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। क्योंकि इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इनमें अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जिनमें मुख्य कौन कौन सी श्रेणी आ रही हैं भाई? देखो, एक तो जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम और कैलाश श्रेणी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरीके की हमारी 4 श्रेणियाँ आ रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम जास्कर श्रेणी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? जास्कर श्रेणी के बारे में। यह 800 पूर्वी देशांतर पर महान हिमालय से अलग होती है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। जास्कर श्रेणी पर ही बुंजी के निकट सिंधु नदी का गार्ज है। क्या है यहाँ पर? सिंधु नदी का गार्ज। कौन सी पे? जास्कर श्रेणी पे। नंबर दूसरी आती है हमारी लद्दाख श्रेणी। यह 300 किलोमीटर लंबी तथा 5800 मीटर ऊंची है। यह जास्कर के समानांतर फैली हुई है। नंबर 3 आती है हमारी काराकोरम श्रेणी। कौन सी? काराकोरम श्रेणी। यह लद्दाख श्रेणी के उत्तर में भारत से सर्वाधिक उत्तरी श्रृंखला है।
यह ऊंची चोटियों तथा हिम नदियों के लिए विख्यात है। इसकी प्रमुख चोटियाँ गॉडविन ऑस्टिन, किसकी, काराकोरम की, कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी 8,600 जिसकी ऊंचाई 8,600 मीटर है। दूसरी आती है हिडन, जिसकी 8,068 है। और तीसरी है गासेर ब्रूम, 8,035 मीटर। K2 यानी जो यह दे रखा है, लेकिन K2 है, कौन क्या दिया हमारा ये, K2, ठीक है। K2 चोटी भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। भारत की है और विश्व की सबसे मतलब दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और जो पहली है वो है हमारी कौन सी, माउंट एवरेस्ट। आज इस श्रेणी का अधिकांश भाग पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत कश्मीर में है। इन श्रृंखलाओं में जीवाश्म रहित भूपटलीय चट्टानों की प्रधानता है। ओके फ्रेंड्स, नंबर 4 आती है हमारी कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी कहाँ पे है, यह लद्दाख श्रेणी तथा काराकोरम श्रेणी के पूर्व में मुख्यतः तिब्बत में स्थित है। भारत की बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र में स्थित है। कौन सी में, कैलाश श्रेणी में। अब देखो उधर हिमालय की बात कर रहे थे, तो अब आता है ये हमारा हिमालय। वो तो तिब्बत हिमालय चल रहा था, अब आया हमारा हिमालय जो महान हिमालय है। हिमालय श्रृंखला सर्वाधिक लंबी तथा 3 समानांतर श्रृंखलाओं का क्षेत्र है। इसका फैलाव सिन्धु नदी के गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक है। और यह कुल इन दोनों के बीच की कितनी दूरी है हमारी, 2600 किलोमीटर। इनकी 3 असमांतर श्रृंखलाओं में हिमाद्री श्रृंखला, कौन सी, हिमाद्री श्रृंखला, आंतरिक श्रृंखला या महान हिमालय श्रृंखला सबसे उत्तर में तथा शिवालिक श्रृंखला कहाँ पे है, दक्षिण में, तथा इसके दोनों मध्य लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। इन पर्वतों का विस्तार धनुष की आकृति में है। किसकी आकृति में, हमारा धनुष की आकृति में है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इधर का प्लेट कुछ विवर्तनिक दे रखी है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्लेट का दबाव, एक सिद्धांत दे रखा है, इस सिद्धांत के अनुसार प्लेट का दबाव उत्तर तथा पूर्व में अधिक होने के कारण नेपाल तथा असम हिमालय में फैलाव कम हुआ है, किंतु ऊंचाई अधिक हो गई है। दक्षिण से अधिक दबाव के कारण दक्षिणी ढाल अधिक तीव्र है। अब देखो ये आता है इसमें महान हिमालय, क्या आता है, महान हिमालय। पढ़ते हैं इसके बारे में। इन श्रृंखलाओं के मध्य कई अंतर्पर्वतीय घाटी भी हैं, जैसे महान हिमालय, लघु हिमालय के बीच कश्मीर की घाटी, लाहौल स्पीति की घाटी तथा फूलों की घाटी है। महान हिमालय से एक श्रृंखला निकलकर तिब्बत की तरफ जाती है। यह जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो जास्कर श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। यही श्रृंखला आगे बढ़ने पर कैलाश पर्वत के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है, ये कैलाश पर्वत के जास्कर श्रेणी। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, और नेपाल में क्या कहते हैं इसको, सागरमाथा। क्या कहते हैं नेपाल में इसको, सागरमाथा, ध्यान रखना है, नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं। जिसकी ऊंचाई 8,850 है। देखो ये वास्तविक है, 8,850 मीटर है। भारत में अवस्थित शिखरों में कंचनजंगा सर्वोच्च है। जो भारत का सबसे ऊंचा शिखर है तो वो कौन है, वो हमारा कंचनजंगा, जो कि यहाँ सिक्किम, जिसकी ऊंचाई 8,548 और एवरेस्ट की क्या 8,848। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 1,000 से 4,500 मीटर है। ओके फ्रेंड्स, महान हिमालय की सभी चोटियाँ हिम रेखा के ऊपर अवस्थित हैं। दूसरा आता हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई 600 से 1500 के बीच है। ये कभी भी हिमाच्छादित नहीं होते। जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में इसकी औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह है 10-15 किलोमीटर
चौड़ा है, कई जगह पर ये अनुपस्थित भी हैं, अर्थात ये श्रृंखला के रूप में नहीं पाए जाते। लघु हिमालय, लघु हिमालय के ढालों पर घास के छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, क्या कहते हैं, कश्मीर में मर्ग और उत्तरांचल में बुग्याल कहते हैं, या पय्यार कहते हैं, पयार। लघु हिमालय के क्षेत्र में चूना पत्थर पाए जाने के कारण कई विशिष्ट स्थल आकृतियों का विकास हुआ है। ये स्थल आकृतियाँ मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। कुमाऊं हिमालय का सहस्त्रधारा इसका सुंदर उदाहरण है। हिमालय की श्रृंखलाओं में कई दर्रे भी पाए जाते हैं। ऐतिहासिक कारणों से ये दर्रे व्यापार और देशाटन के मार्ग रहे हैं। इनका विकास मुख्यतः दो प्रक्रियाओं से हुआ है। प्रथम नदी के अपर्दन प्रक्रिया से, किससे, नदी की अपर्दन प्रक्रिया से, जैसे सतलज नदी के अपर्दन से हिमाद्री हिमालय में शिपकिला दर्रे का निर्माण, तथा तीस्ता के अपर्दन से नाथुली दर्रे का निर्माण हुआ है। हिमानी के अपर्दन से अधिक ऊंचाई के दर्रे विकसित हुए हैं, जैसे कुमाऊं हिमालय का नीति दर्रा। ओके फ्रेंड्स, हिमानी अपर्दन का परिणाम है। ऐसे दर्रों को कोल कहा गया। क्या कहा गया? कोल। ओके फ्रेंड्स, देखो इसका महत्व पढ़ते हैं क्या है। यह हमारा हिमालय की श्रेणियां भारत के लिए निम्न दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अब देखो सामरिक महत्व क्या है। यह भौतिक बाधा के रूप में हिमालय भारत चीन के मध्य एक प्राकृतिक सीमा प्रदान करता है। मतलब भारत और चीन के मध्य क्या कर लेगा, हमारा भारत और चीन के मध्य कर देगा एक सीमा। ये चीन है, ये भारत आ जाएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो इनके बीच जो एक सीमा स्थापित हो रही है वो भी प्राकृतिक। जलवायु महत्व, ग्रीष्म काल में हिमालय दक्षिणी पश्चिमी जलवाष्प युक्त मानसूनी हवाओं को रोककर देश में पर्याप्त वर्षा करता है। कौन सी हवाओं को? दक्षिणी पश्चिमी जलवाष्प युक्त मानसूनी हवाओं को रोककर देश में पर्याप्त वर्षा करता है। पुनः शीतकाल में साइबेरिया की ठंडी हवाओं को रोककर यह देश को अपेक्षाकृत गर्म रखता है। तो ठंडी हवाएं कहाँ की हैं? हमारी साइबेरिया की। यही कारण है कि एक भी देश का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर अर्थात शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, किंतु इस जलवाष्प उपोष्ण या कटिबंधीय है। इसका आर्थिक महत्व आता है। देखो आर्थिक महत्व, हिमालय के निम्न रूप में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शंक्वाकार वन तथा उनसे औद्योगिक मुलायम लकड़ी की प्राप्ति। पशु चारण के लिए जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तर प्रदेश में हिमालय एवं बुग्याल एवं पयाल जैसे विस्तृत घास के क्षेत्र हैं। विभिन्न खनिजों जैसे चूना पत्थर, स्लेट, नमक, चट्टान तथा कोयला की प्राप्ति। चाय के बागानों तथा फलोद्यान के लिए ढलुआ जमीन की उपलब्धता। ग्रीष्म काल में आलू तथा मक्का जैसी फसलों की सीढ़ीनुमा खेतों पर उत्पादन। यह हमारा पेयजल सिंचाई एवं औद्योगिक हेतु मीठे जल की नदियां जो हिमनद पूरित सतत बहती हैं। सतत का मतलब वर्ष भर उनमें पानी रहता है। गंगा के उपजाऊ मैदान में जल और मिट्टी का निक्षेप। विभिन्न पर्वतीय पर्यटक स्थल जैसे श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा तथा विभिन्न धार्मिक केंद्रों जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि की स्थिति। जल विद्युत परियोजनाओं जैसे भाखड़ा नंगल, पार्वती तथा पोंग। भाखड़ा नंगल पंजाब में है, पार्वती तथा पोंग हिमाचल प्रदेश में है। दुलस्ती तथा किशनगंगा जम्मू कश्मीर। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तरांचल प्रदेश यानी उत्तराखंड, इनकी जो आदि की स्थिति। अब आता हमारा लास्ट है विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे कि हमारा हरिद्वार का जल आता है तो वहाँ पर पर्वतों पर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ जैसे लौंग के पेड़। ओके फ्रेंड्स, लौंग के पेड़ होते हैं और ये कई तरीके के पेड़ होते हैं जिनकी जड़ों से अगर जल होकर आता है तो विभिन्न प्रकार के जो लवण होते हैं या जो भी जड़ी बूटियों से ये जो है पानी हमारा होकर आता है तो पानी में वो जड़ी बूटियों का असर आ जाता है, तो जिस कारण हमारा जल शुद्ध रहता है। तो क्या होता है कि अगर हमें इस प्रकार देखना है कि जल शुद्ध है या अशुद्ध है, एक तो हमारा गंगा जल होता है। जैसे देखो गंगा पहाड़ों से होकर आती है
तो उसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ उसके जल में मिली हुई होती हैं। तो एक गिलास में हम गंगा का जल रखेंगे और दूसरे गिलास में हम साधारण घरेलू जो हम नल से निकला हुआ था। आप देखेंगे कि जो गिलास वाला जो हमारा नल का जो जल है वो जो हमारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और गंगा का जल जो है वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है बहुत सी जड़ी बूटियाँ घुली होती हैं। और यही कारण है कि गंगा जल में स्नान करने से बहुत से रोग दूर हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की भूगोल की क्लास यहीं तक रहेगी। अब आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा लास्ट में एक ही विनती रहती है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।